हेलो बच्चों, आज बच्चों हम करने वाले हैं अपने क्लास 12th अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा चैप्टर। लेकिन ये चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर का बेस हमारे आगे के बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर काम आने वाला है। तो आज हमारा पूरा का पूरा लेक्चर कॉन्सेप्चुअल लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि आज हम पहला लेक्चर कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 3 का। तो आप अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में आज जितनी भी बातें मैं पढ़ाऊंगा वो अच्छे से नोट करते रहना, ठीक है ना। तो आज बहुत ही अच्छे से हम सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे और कोशिश करेंगे जितना आज हम कवर करें वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आप अपने रजिस्टर के अंदर कॉन्सेप्ट में हेडिंग डाल सकते हो चैप्टर नंबर 3, और इस चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जैसा कि आप इस चैप्टर के नाम की इंग्लिश को अगर धीरे धीरे ब्रेक करो तो आपको क्या नजर आएगा? चेंज मतलब परिवर्तन, बदलाव। किस चीज में बदलाव? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव। तो कभी कभी क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं, मान लेते हैं हमारी फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर्स आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल लेते हैं। तो जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलते हैं तो इसे हम एक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से अगर बोलें तो आप लिख लेना, इसे माना जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब होता है एक तरह से दोबारा से निर्माण करना, दोबारा से बना देना, रिकॉन्स्टिट्यूट कर देना। तो इस प्रक्रिया को माना जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब जब परिवर्तन होता है तो ये जीवन का नियम है कि जब परिवर्तन होगा, चेंज होगा, तो इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बदलने से कोई खुश भी हो सकता है, किसी को अच्छा लगता है, अरे वाह मेरे तो मज़े आ गए, और कोई दुखी भी हो सकता है, सोच सकता है यार मेरा तो नुकसान हो गया। तो ये हम चैप्टर में आपको सिखाएंगे अभी कि जब भी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है तो कुछ पार्टनर्स खुश होते हैं। हम खुश होने वाले पार्टनर्स को बोलते हैं गेनिंग पार्टनर्स, क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाता है। और दुखी होने वाले पार्टनर्स को हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो जाता है ना। तो ये हम चैप्टर में सीखेंगे। तो चैप्टर बहुत ही सिंपल है, छोटा है, और इसमें थ्योरेटिकल बातें भी बहुत ही लिमिटेड हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। पर इसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे 4 से 6 नंबर तक के एग्जाम में आ जाते हैं। तो इस पूरे चैप्टर को हमने ब्रेक डाउन दे रखा है, और आप भी ऐसे एक कर्ली ब्रैकेट बना लो। इसमें आज हम आपको 2 टॉपिक्स कवर करवाएंगे। वैसे टोटल हमारे 5 टॉपिक्स इसमें मेनली रहेंगे, लेकिन आज हमारा फोकस रहेगा 2 टॉपिक्स पर। तो सबसे पहले आप बड़ा सा ऐसा नंबर 1 हेडिंग डालना, और टॉपिक नंबर 1 हमारा इसी चीज़ को लेकर है, जिसमें हम आपको आज सिखाएंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखो, बहुत ही सिंपल कहानी से पहले आपको समझाता हूं। इस टॉपिक की हेडिंग डालकर एक छोटा सा फॉर्मेट आप बना लो। 3 पार्टनर्स हैं ABC, उनका नाम लिख लो, और ऊपर ऐसे लिख लो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब ओल्ड शेयर में कुछ भी ऐसी बना लो तीनों में, माइनस न्यू शेयर में कुछ भी ऐसी बना लो तीनों में। ये बेसिकली मैथमेटिक्स है। इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करके कभी कभी हो सकता है आंसर पॉजिटिव आए, और हो सकता है आंसर कभी नेगेटिव आए। अब इसमें बस मेन चीज़ हमको ये याद रखनी है कि जब आंसर पॉजिटिव आता है, जैसे येलो कलर में मान लो, तो हम उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइस। ये आप नोट कर लो। और अगर आंसर नेगेटिव आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गेन। अब यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा आपको देखने में अजीब सा लगे, क्योंकि जनरली हमारी आदत क्या होती है, हम सोचते हैं यार पॉजिटिव तो ये तो फायदा है, गेन है, और नेगेटिव ये तो लॉस है, सैक्रिफाइस है। लेकिन यहाँ पर हम मैथमेटिकली बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्चुअली बात कर रहे हैं अकाउंटिंग के एंगल से। वो आपको एग्जाम्पल में समझ आ जाएगा। तो आप ये नोट कर लो कि हम इस तरह से अपने गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। A, B, C, D मान लेते हैं 4 पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, और इनका रेशियो लिख लेते हैं इज 1:2:3:4।
तो पहले इस लाइन का मतलब समझा देता हूँ। देखो, इसका मतलब है कि मान लो घर में 4 भाई हैं, है ना, और पापा घर में 10 चॉकलेट्स लाते थे। कितनी चॉकलेट्स लाते थे? 10 चॉकलेट लाते थे। तो पापा ने कहा मैं ए बेटे को 10 में से 1 चॉकलेट दूंगा, बी वाले को 10 में से 2 दूंगा, सी वाले को 10 में से 3 दूंगा और डी को सबसे ज़्यादा 10 में से 4 चॉकलेट्स दूंगा। तो ये हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ओल्ड शेयर। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, कि किसको कितना मिल रहा है। तो फिलहाल ए को 1/10 मिल रहा है, बी को 2/10 मिल रहा है, सी को 3/10 मिल रहा है, डी को 4/10 मिल रहा है। अब मान लेते हैं इन्होंने अपना रेशियो बदल लिया, फुल स्टॉप लिखते हैं, न्यू रेशियो इज, मान लेते हैं इन्होंने रेशियो बदल के कर लिया 1:4:2:3। फाइंड गेन एंड सैक्रिफाइस। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब जब इन्होंने अपना रेशियो बदल लिया तो हम ऐसा लिखते हैं न्यू शेयर। न्यू शेयर का मतलब है कि अब नया शेयर क्या, अब इन्हें क्या क्या मिला करेगा। तो नया शेयर अगर आप देखोगे 1:4:2:3 के हिसाब से, तो ए को अभी भी 10 में से 1 हिस्सा मिलेगा, बी को अब 10 में से 4 हिस्से मिलेंगे, सी को अब 10 में से 2 हिस्से मिलेंगे और डी को अब 10 में से 3 हिस्से मिलेंगे, है ना, नए रेशियो के हिसाब से। अब वैसे तो देखो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, पहले कॉमन सेंस लगाएं एक बार। आप बी के हिसाब से बन के सोचना, आप ऐसा सोचना कि आप बी हो, है ना। पहले आपको 2 चॉकलेट्स मिलती थी, कितनी चॉकलेट्स मिलती थी? 2 चॉकलेट। अब रेशियो बदल गया और अब आपको कितनी चॉकलेट मिल रही हैं? 4 चॉकलेट। तो पहले 2 मिलती थी, अभी 4 मिल रही हैं, तो आपको अच्छा लगेगा, आपको फायदा होगा। तो आप कौन से पार्टनर हो? आप गेनिंग पार्टनर हो, क्योंकि आपका शेयर पहले के मुकाबले बढ़ गया। अब आप सी बन के सोचो थोड़ी देर कि आप सी हो। तो पहले आपको कितना शेयर मिलता था? 3 मिलता था। अब आपको कितना मिलता है? अब सिर्फ 2 मिलता है। तो पहले 3 चॉकलेट मिलती थी, अब 2 चॉकलेट मिलती हैं। तो 3 पहले मिलती थी, अभी 2 मिल रही हैं। तो आपको क्या लगेगा कि नुकसान हो गया, आप दुखी रहोगे, तो आपको बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो हम इस बात को लेकिन कॉमन सेंस से नहीं करते, मतलब करने का मतलब है प्रेजेंट नहीं करते। तो हमने इसको एक मैथमेटिकल रूप दे दिया, क्या कि भाई ऐसे माइनस कर देते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और फिर इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जैसे ए का तो 0 आ रहा है, तो 0 का मतलब एक तरह से हो गया नो गेन नो सैक्रिफाइस, मतलब इसको कोई फायदा भी नहीं हुआ, कोई नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि ए तो पहले भी एक ही चॉकलेट ले रहा था और अभी भी एक ही चॉकलेट ले रहा है। बी का अगर आप आंसर निकालोगे तो देखो सॉल्व करके मैथमेटिकली क्या आएगा, -2/10। तो इसे बोला जाता है कि बी जो है वो गेन कर रहा है। तो 2/10 को कह सकते हैं गेनिंग शेयर, मतलब इसका फायदा हो रहा है। अब देखो आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है, आंसर नेगेटिव में आ रहा है लेकिन बोला क्या जाएगा, गेनिंग शेयर। मतलब बी को पहले मिलती थी 2 चॉकलेट, अभी मिल रही हैं 4 चॉकलेट, तो अब इसको 2 का फायदा हो रहा है, तो गेनिंग शेयर है ना, बोला जाएगा गेनिंग शेयर। अब सी का आंसर आ रहा है, सॉल्व करोगे 1/10। डी का आंसर आ रहा है, सॉल्व करोगे 1/10। तो देखो डी और सी दोनों का आंसर पॉजिटिव 1/10 पॉजिटिव 1/10 आ रहा है, तो इनको बोलते हैं सैक्रिफाइस। तो सी भी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो बोल सकते हैं ये सैक्रिफाइसिंग शेयर है सी का, और डी भी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो बोल सकते हैं सैक्रिफाइसिंग शेयर डी का। ठीक है जी, तो बस कितना इजी कॉन्सेप्ट है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो समझो आपका खत्म ही हो गया ही, बस ये पहचानना होता है कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। अब अगर इसी में मुझे रेशियो निकालना हो, मान लो क्वेश्चन ने कहा कि मुझे रेशियो बताओ, गेनिंग रेशियो बताओ और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ, तो हम कैसे बताएंगे। अब गेन कौन कर रहा था, बी, तो बी को खड़ा कर दिया यहां, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा था,
सैक्रिफाइस तो सी कर रहा है और डी कर रहा है, तो सी को भी खड़ा कर देते हैं, डी को भी खड़ा कर देते हैं। अब सी का जो सैक्रिफाइस है वो है 1/10 और डी का भी सैक्रिफाइस है 1/10। तो अगर हम इसको रेशो में बताएं, अनुपात, कि भाई इसका है 1/10, इसका भी 1/10 है, तो इनका रेशो क्या बन गया, तो हम इस रेशो को सॉल्व करके क्या बोल सकते हैं, 1:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि क्या है, तो हम क्या कह देंगे, 1:1, सी और डी। लेकिन गेनिंग रेशियो में देखो एक क्या प्रॉब्लम है, गेनिंग खाली अकेला बी कर रहा है। अब रेशियो के लिए तो हमको 2 लोग चाहिए होते हैं, अब दूसरा तो कोई है ही नहीं, तो रेशियो तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे अब गेनिंग वाले में। तो उसमें हमें अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऐसे लिखना पड़ेगा गेनिंग रेशियो में कि ओनली बी गेन्स। तो इसमें हम कोई रेशियो नहीं लिख सकते, तो इसीलिए आंसर ऐसा बना देंगे, ओनली बी गेन्स। तो बस हमको ये पहचानना है, देखो चैप्टर का मूल मंत्र ये है कि कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका पहला एग्जाम्पल होता है। अब इसमें 2 क्रिटिकल बातें हैं जो हम 2 एग्जाम्पल से सीखेंगे, एक है एग्जाम्पल 2 और फिर है एग्जाम्पल 3। ठीक है ना, तो पहले लेकिन एग्जाम्पल 2 लिखते हैं। तो एग्जाम्पल 2 में हम लिखते हैं, सेम कहानी एक बना लेते हैं, ABCD आर 4:3:2:1 पार्टनर्स। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बोल देगा, D एक्वायर्स, मतलब D ने लिया 1/5 फ्रॉम B। इसमें आप फ्रॉम वर्ड को हाईलाइट कर लेना, और फाइंड न्यू रेशियो। तो ये एक क्वेश्चन का बड़ा ही डिजाइनिंग और स्टाइलिश तरीका होता है। तो 4 पार्टनर्स हैं ABCD, और वही चारों में अब क्या चेंज हुआ, D कह रहा है कि मैं 1/5 लूंगा फ्रॉम B। तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इसका मीनिंग भी समझेंगे, सॉल्यूशन भी देखते हैं कि कैसे करना है। हम चारों पार्टनर के नाम लिख लेते हैं ABCD। अब A का शेयर था 4/10, B का था 3/10, C का था 2/10, D का था 1/10, है ना। तो ये तो इनका पहले से दे रखा है। अब जो इंग्लिश लिखी है D एक्वायर 1/5 फ्रॉम B, बस इस पे फोकस करना कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो जब ऐसा लिखा होता है ना फ्रॉम B, इसका हिंदी में मतलब है D ने 1/5 हिस्सा B से लिया। तो इसका मीनिंग है मैथमेटिकली कि B में से अब 1/5 मैं हटा दूंगा, क्योंकि B से कौन ले रहा है, D, और D में 1/5 जोड़ दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं अब ये देखूं कि इस चेंज के बाद नया शेयर क्या बनेगा, तो देखो A का तो पहले की तरह सेम ही रहने वाला है और C का भी पहली तरह सेम ही रहने वाला है। हाँ, B का और D का चेंज हो जाएगा, क्योंकि D ने 1/5 किससे ले लिया, B से ले लिया। तो देखो कितना मैथमेटिकल इजी बात हो गई। और इसका लॉजिक देखो, अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इसका मतलब है B सैक्रिफाइस कर रहा है, उसने कुर्बानी दे दी अपने 1/5 हिस्से की। और कौन गेन कर रहा है अगर क्वेश्चन पूछे, तो D देखो गेन कर रहा है, उसको 1/5 मिल गया। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि नया शेयर और फिर रेशियो निकाल के बताओ क्या बनेगा। अब B का आप मैथमेटिक्स सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 1/10, और D का मैथमेटिक्स सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 3/10। तो इस हिसाब से इन चारों का हम कह सकते हैं कि नया रेशियो क्या बन गया, 4:1:2:3। तो बस हमें ये याद रखना है कि जब फ्रॉम लिखा होता है कि D ने 1/5 शेयर लिया फ्रॉम B, तो B में से माइनस कर दो 1/5 और D में जोड़ दो 1/5, है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है। अब इसी में हल्का सा ट्विस्ट करके बन जाता है एग्जाम्पल 3। तो वो क्या होता है देखो, वो भी आप नोट कर लो। एग्जाम्पल 3 सेम एग्जाम्पल है, देखो ABCD आर 4:3:2:1 पार्टनर्स। ठीक है, सेम कहानी है। और इस बार क्वेश्चन लिख देगा D एक्वायर्स 1/5 ऑफ B। अब इस बार फ्रॉम की जगह लिख देगा ऑफ। तो हिंदी में भी आपको मीनिंग पता है वैसे तो। अब इस बार ये मतलब है कि D ने 1/5 लिया
ऑफ बी का मतलब है डी ने 1/5 बी का शेयर लिया। अब हम कैसे इसमें सॉल्व करेंगे, फाइंड न्यू रेशियो। तो इस बार हमें यह ध्यान रखना है कि पहले मैं लिख लूं अगर कि ए बी सी डी के पास कितना कितना शेयर था, 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। तो इस बार डी ये कह रहा है कि मैं बी के हिस्से का 1/5 लूंगा। ऑफ का मतलब होता है कि बी के शेयर का 1/5। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको समझिएगा। तो हम क्या करते हैं, हम b का जो शेयर है पहले वही लिखते हैं। b का शेयर कितना था, देखो 3/10, पहले वही लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 से। तब ये पूरा हिस्सा बनेगा जो हमें पता लगेगा कि b सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जब भी ऑफ लिखा होगा तो ऐसे सॉल्व करना है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे 3/10 इंटू 1/5 तो ये कितना बन जाएगा, एक तरह से 3/50। तो हम d को 3/50 दे देंगे। तो इस बार हल्का सा मैथमेटिकल ट्विस्ट आपको समझना है कि अगर ऑफ लिखा है तो b के शेयर से मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस करना है। लेकिन अगर खाली फ्रॉम लिखा था तो फिर तो सीधा सीधा 1/5 ही माइनस करना है। तो ये दोनों एग्जाम्पल के ट्विस्ट में सिर्फ फ्रॉम या ऑफ का डिफरेंस होता है, इस बात को ध्यान रखना है। और फिर हमें नया शेयर अगर निकालना होगा तो a का तो खैर सेम ही रहेगा पहले की तरह 4/10, c का भी सेम ही रहेगा पहले की तरह 2/10। हाँ, b का अब चेंज हो जाएगा। अगर b का हम सॉल्व करेंगे तो ये वैसे आएगा 12/50 और d का अगर सॉल्व करेंगे तो d का आ जाएगा 8/50। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए हमें a और c का भी डिनोमिनेटर 50 में करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर चारों का देखो सेम होना चाहिए। तो 4/10 को मैं 50 में अगर डिनोमिनेटर चाहता हूं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो इसको मैं 20/50 लिख सकता हूं। और इसी तरह c को भी 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो 10/50 लिख सकता हूं। अब मैं इनका न्यू शेयर के हिसाब से अगर नया रेशियो लिखना चाहूं तो वो बनेगा 20:12:10:8। हाँ, इसको शॉर्ट थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 10:6:5:4। तो बच्चों ये हमारा नया रेशियो बन जाएगा। तो देख रहे हो दोनों एग्जाम्पल्स में आंसर अलग आता है। तो बस हमें पहले टॉपिक में ये ध्यान रखना है कि गेन और सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं, उसके लिए है एग्जाम्पल 1। फिर क्वेश्चन अगर बोले फ्रॉम तो एग्जाम्पल 2 और क्वेश्चन अगर बोले ऑफ तो एग्जाम्पल 3। बस यही इसमें 3 टॉपिक्स बन सकते हैं कि हमसे क्वेश्चन या तो कहेगा कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ये पहचानो, या फिर वो कुछ चेंज करवा कर कहेगा फ्रॉम वाला एग्जाम्पल देकर कि नया रेशियो निकालो, या ऑफ वाला एग्जाम्पल देकर कहेगा नया रेशियो निकालो। तो पहला टॉपिक जो था हमारा रेशियो का छोटा सा, वो यही था। ठीक है, चलो तो एक टाइम स्टैम्प अभी कमेंट करो 18 मिनट 20 सेकेंड कि रेशियो आपको अच्छे से समझ आ गया। अब हम लिखते हैं सेकंड टॉपिक इसी चैप्टर में, दूसरा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड टॉपिक हमारा, मैं कह सकता हूं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इसको बहुत अच्छे से हमें करना है तो बहुत ही छोटा, लेकिन आपको मतलब एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से इसको करना है और इसमें कभी भी कोई कमी नहीं छोड़नी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो इसमें 2 बाइफर्केशन करते हैं बच्चों। हमारे सिलेबस के अंदर, हमारे सिलेबस क्या मतलब इन जनरल भी वैसे भी 2 तरह की गुडविल होती है। कौन कौन सी लिखें? एक को बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल और एक को बोलते हैं नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। तो पहले तो मीनिंग समझते हैं कि क्या है। तो देखो, मान लेते हैं मैं एक बैलेंस शीट बनाऊं छोटी सी, ऐसी डेमो के लिए। तो मान लेते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट बनी हुई है और बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड पर, पहले से एक बैलेंस शीट के एसेट साइड पर आपको गुडविल नजर आ रही है। तो अगर बैलेंस शीट में पहले से गुडविल नजर आती है उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग गुडविल। लेकिन मान लो बैलेंस शीट बनी हुई है
और आपको बैलेंस शीट में कोई गुडविल नजर नहीं आ रही एसेट साइड पे, और गुडविल क्वेश्चन ने आपको बैलेंस शीट के नीचे एक अलग से एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख कर दे रखी है कि गुडविल इज वैल्यूड एट रुपी फॉर एग्जाम्पल 30,000। तो जो गुडविल बैलेंस शीट में नहीं होती और बैलेंस शीट के बाहर अलग से दे रखी होती है, उसको हम बोलते हैं नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग गुडविल किसे बोलते हैं और नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल किसे बोलते हैं। तो ये आप छोटा सा डेमो बना सकते हो। तो इसमें हमारे दो ही गुडविल होते हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी अकाउंटिंग क्या करनी है, आइए। एग्जिस्टिंग गुडविल जो होती है, इसका एक ही पर्पस होता है कि इसको बैलेंस शीट से हमें हटाना है। वी वॉन्ट टू रिमूव दिस गुडविल, मतलब हमें इस एसेट को खत्म करना है। तो अकाउंटिंग के एंगल से अगर हम समझें, अगर किसी भी एसेट को आपको खत्म करना है, बुक्स में से हटाना है, तो आपको उस एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम अपनी इस गुडविल को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो इसका मतलब है हमारा एसेट खत्म हो गया, एसेट इज ओवर। लेकिन अब डेबिट किसको करें, तो डेबिट सिर्फ एक ही आदमी को करते हैं। आदमी का मतलब है एक ही अकाउंट है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि भाई जो भी अब एसेट कम हुआ, ये एक तरह का नुकसान जो हुआ, इसकी भरपाई तो फिर पार्टनर्स को ही करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमारी कॉन्सेप्चुअल एंट्री क्या बन गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब पार्टनर्स के बीच में ये ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ब्रैकेट में मेंशन कर लो बस। तो हो गई, देखो एग्जिस्टिंग गुडविल की एक ही जर्नल एंट्री होती है और इसकी नरेशन होती है बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। हमने गुडविल को बैलेंस शीट से हटा दिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिटन ऑफ, बस। तो एक एंट्री याद करनी है, कितना इजी हो गया। तो एग्जिस्टिंग गुडविल की तो एक ही एंट्री होती है। अच्छा, अब आते हैं नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। अब देखो इसका कॉम्प्लेक्स पॉइंट, ये तो बैलेंस शीट में है ही नहीं, तो इसको तो हटा ही नहीं सकते भाई, है ना, क्योंकि ये तो पहले से हटी हुई है। तो ये तो बुक्स में पहले से ही नहीं है, तो हम देखो इसको क्रेडिट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट राइट टू गुडविल, क्योंकि बुक्स में ये तो है ही नहीं। तो अब क्या होगा भाई, इसको तो अब इसको तो हटाना नहीं है, तो इसका क्या करते हैं, तो इस नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का पार्टनर्स आपस में लेन देन कर लेते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स। मतलब इसकी नरेशन पहले लिखवा दूं, बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स। इसका मतलब है कि पार्टनर्स आपस में लेन देन कर लेते हैं। मतलब मान लो आप और मैं पार्टनर्स हैं, हमने आपस में लेन देन कर ली। मैंने कहा चलो यार एक काम करते हैं, 5,000 तुम रख लो, मैं तुम्हें 5,000 दे देता हूं। तो आपने मुझसे 5,000 रुपए ले लिए फॉर एग्जाम्पल। तो पार्टनर्स आपस में लेन देन कर लेते हैं। अब वो लेन देन कैसे करेंगे, आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो एक पार्टनर होता है जिसको फायदा होता है गेनिंग, और एक जिसको नुकसान होता है सैक्रिफाइसिंग। तो हमारी अकाउंटिंग का लॉजिक ये है कि हम गेनिंग वाले पार्टनर से कहते हैं कि भाई तू पैसे पे करेगा, तो इससे गेनिंग पार्टनर से हम पैसा ले लेते हैं। और ये तो हमने पहले सीख ही रखा है, लेने के लिए क्या करना है पार्टनर को, डेबिट। तो गेनिंग वाले पार्टनर से ले लेते हैं पैसा, और किसको दे देते हैं, सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को। अच्छा कि तेरा तो नुकसान हो गया था ना, ये ले, तुझे पैसे मिल जाएंगे। तो गेनिंग वाले पार्टनर से पैसा लेकर सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को दे देते हैं, बस। तो ये एंट्री बन गई, आप नोट कर लो, ये कॉन्सेप्चुअल एंट्री है बस इसकी, सिंपल। और नरेशन है बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स। और इसमें अमाउंट कैसे निकालते हैं वो भी नीचे नोट कर लो। जो भी गुडविल दे रखी है हमें, है ना, जैसे 30,000 रुपी, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी गेनिंग पार्टनर या जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का गेनिंग सैक्रिफाइसिंग शेयर होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आ जाता है। ये अभी मैं आपको एग्जाम्पल में करके भी दिखा दूंगा, बस। तो ये कॉन्सेप्ट है, मेरा आपसे प्रॉमिस है, इस कॉन्सेप्ट से बाहर इस पूरे टॉपिक में कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन आपको दोनों एंट्रीज लर्न करनी है कि गुडविल की क्या होती है। ये होती हैं दोनों एंट्रीज गुडविल की, ये याद रखना है। चलो, तो इसका एक एग्जाम्पल करेंगे, आप और मैं साथ नोट कर लेते हैं। इस एक ही एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे कि कैसे करना है ना। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है।
चलो तो लिखते हैं एक एग्जांपल, मान लेते हैं ABCD आर 4:3:2:1 पार्टनर्स। तो 4 पार्टनर्स हैं। अब उनकी बैलेंस शीट में देखो आपको एक गुडविल नजर आ रही है। तो ये इनकी बैलेंस शीट है जिसमें आपको गुडविल नजर आ रही है 2 लाख। तो ये कौन सी गुडविल हो गई, बोलो मन में, कौन सी गुडविल हो गई? एग्जिस्टिंग गुडविल। और फिर बैलेंस शीट के नीचे लिखा है गुडविल इज वैल्यूड एट ₹3 लाख। तो ये कौन सी गुडविल हो गई, बोलो मन में? नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। फिर न्यू रेशियो इन्होंने अपना चेंज कर लिया 1:4:3:2 पास एंट्रीज, है ना। तो देखो कितना छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन इसी में कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। देखो दोनों कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, पूरा चैप्टर ही इसमें मतलब पूरा चैप्टर मतलब आज की पूरी लेक्चर ही इसमें कवर हो जाएगी। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि इन 4 पार्टनर्स का ओल्ड शेयर क्या था। तो 4:3:2:1 के हिसाब से ये था। फिर इन्होंने अपना रेशो बदलकर नया कर लिया 1:4:3:2। तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि किसको गेन हो रहा है और किसको सैक्रिफाइस हो रहा है। तो ए का देखो आ रहा है +3/10, तो ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। बी का आ रहा है -1/10, तो इसका मतलब ये गेन कर रहे हैं। सी का भी आ रहा है -1/10, तो इसका मतलब ये भी गेन कर रहे हैं। और डी का भी आ रहा है -1/10, इसका मतलब ये भी गेन कर रहा है। तो सबसे पहले हमने ये पहचान लिया कि ए तो सैक्रिफाइस कर रहा है, परंतु बी भी गेन कर रहा है, सी भी गेन कर रहा है और डी भी गेन कर रहा है। तो आज का पहला कॉन्सेप्ट तो फिनिश हो गया, राइट। अब गुडविल का क्या करते हैं, देखो एग्जिस्टिंग गुडविल जो है ये वाली, हमारा उद्देश्य क्या है, इसको बैलेंस शीट से हटाना है। तो बैलेंस शीट से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एसेट को क्रेडिट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे टू गुडविल 2 लाख रुपए। तो ये बैलेंस शीट से हट गई। और इस नुकसान की भरपाई हम किससे करवाएंगे, चारों पार्टनर्स से, ए बी सी डी कैपिटल अकाउंट डेबिट। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये ओल्ड रेशो में बांटते हैं हमेशा, पुराने रेशो में, यानी 4:3:2:1 में, ये ध्यान रखना है आपको। तो आप 2 लाख को अगर 4:3:2:1 में बांटोगे तो कितना आएगा, 80,000, 60,000, 40,000 और 20,000। बस। तो देखो बन गई एंट्री। तो आप भी लिख सकते हो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ये एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ हो गई। एक ही एंट्री है पूरे कोर्स में, पूरे सिलेबस में, है ना, सिंपल। और दूसरी नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लो इस पे इंपॉर्टेंट लिख लो। उसमें तो अपना कॉमन सेंस चलाना है। उसमें तो मैंने आपको क्या सिखाया है, क्या देखना है कि भैया जो गेन करते हैं पार्टनर, उनसे हमें पैसा लेना है। तो बी भी गेन कर रहा है, सी भी गेन कर रहा है, डी भी गेन कर रहा है, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको दे देंगे। तो देखो कॉमन सेंस बन गया। तो क्या एंट्री बन गई, बी भी गेन कर रहा है, सी भी गेन कर रहा है, डी भी गेन कर रहा है। तो जो भी व्यक्ति गेन करेगा उसको डेबिट कर देंगे हम, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ए, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो आपको बस इतना सा याद रखना है, इतना तो याद रख लोगे ना। और अमाउंट कैसे निकालना है, देखो 3 लाख रुपए की गुडविल थी, तो आपको 3 लाख रुपए की उस नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल को मल्टीप्लाई करना है इनके गेनिंग या जो सैक्रिफाइसिंग शेयर था उससे। तो बी, सी और डी का तो गेन था 1/10, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ए का सैक्रिफाइस था 3/10, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो अपने आप आपके आंसर एंट्री के आ जाएंगे और एंट्री मजेदार बात है मैच भी कर जाएगी। बस तो ये हो गया पूरा का पूरा गुडविल का ट्रीटमेंट। दो ही गुडविल होती हैं, एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग, और दोनों की एंट्रीज हो गई, दोनों का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, समझ आया अच्छे से? चलो तो देखो आज का अपना टारगेट आधे घंटे के इस लेक्चर में बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया, लेकिन रिवाइज जरूर करना। और जाने से पहले कुछ बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर CUET का आपका जो बैच है क्या वो हम कर सकते हैं सेपरेटली? तो यस, आप CUET का बैच कर सकते हो, यहाँ पर डिटेल्स हैं। और CA फाउंडेशन की अगर आपको तैयारी करनी है मई 2027 वाले अपने एग्जाम के लिए, तो उसका एनुअल बैच भी चल रहा है, आप उसमें भी अपनी एनरोलमेंट कर सकते हो। उसकी डिटेल भी आपको वहाँ पर वीडियो में मिल जाएगी। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, अच्छे से रिवाइज करना। बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिसमें हम इस चैप्टर के अगले टॉपिक्स कवर करेंगे।